कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कुल 389 सदस्य, 13 समितियां और उनमें से केवल एक समिति के 7वें सदस्य ने ही संविधान बनाया। तो फिर अन्य 388 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक क्या किया? संपूर्ण ऐतिहासिक विश्लेषण जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उस दौर की पॉलिटिकल स्थिति सब लोग जानते हैं कि केवल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस, गांधी, नेहरू को नहीं मानते थे और हमेशा उनके विरोधक रहे। इसके बावजूद भारतीय संविधान अंबेडकर साहब ने ही क्यों लिखा और कोई दूसरा क्यों नहीं लिख सका? गांधी भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी बैरिस्टर थे, राजगोपालचारी, मुंशी, BN राव, JP कृपलानी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। फिर बाबा साहब को ही संविधान क्यों लिखना पड़ा? ऐसे सवालों पर दुनिया का कोई भी प्रबुद्ध बुद्धिजीवी सोचता है कि संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम का सुझाव असल में किसने दिया था? इसका जवाब उन्हें सन 2000 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा निर्मित डॉक्टर अंबेडकर पर बनी फिल्म में दिखाया गया है कि गांधी जी ने नेहरू जी से अंबेडकर के नाम की सिफारिश की थी, इसीलिए ये मौका उन्हें मिला। लेकिन ये झूठ नहीं बल्कि सफेद झूठ है। दरअसल संविधान लिखने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी जी ने BN राव को चुना था। इसके बाद संविधान निर्माण के लिए एक शिष्टमंडल की स्थापना की गई, जिसका काम था देश विदेश के संविधान के अभ्यासकों से मदद लेना। इसलिए शिष्टमंडल लंदन विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र के विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स जेनिंग्स से मिलने गया। इस पर फिलिप्स जेनिंग ने सुझाव दिया कि तुम्हारे ही देश में संविधान का पंडित मौजूद है जिसका नाम डॉक्टर BR अंबेडकर है और उसकी मदद तुमको लेनी चाहिए। शिष्टमंडल ने वापस लौटकर समिति के आगे प्रोफेसर फिलिप्स जेनिंग द्वारा अंबेडकर साहब के बारे में राय रखी और सभी ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुना और BN राव को संविधान समिति के सलाहकार के तौर पर चुना गया। ब्रिटिश प्रोफेसर डॉक्टर जेनिंग आखिर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से इतना प्रभावित क्यों थे? ऐसा होने में 3 बातों का महत्वपूर्ण योगदान मुझे लगता है। पहला कारण है अंबेडकर साहब की शैक्षणिक योग्यता। MA, MSc, PhD, DSc और बार एट लॉ जैसी डिग्रियों के कारण उन्हें एक असाधारण भारतीय की पहचान मिली थी और उस दौर में उनके समान कोई और इंटेलेक्चुअल भारतीय नहीं था। दूसरा कारण है 1935 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें बाबा साहब ने जो व्यूज और सुझाव दिए थे उसका 50% अमेंडमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू हुआ था। इस प्रकार पूरे देश और दुनिया में उनकी एक अलग पोजीशन थी और भारत में तो उनके समान कोई और नहीं था। और तीसरा कारण यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम इस विषय पर दिया गया भाषण, जिसके कारण उन्हें विश्व में एक नई विचारधारा के जनक के रूप में पहचान मिली थी। इससे यह साबित होता है कि उस समय बाबा साहब से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं था। भारतीय संविधान निर्माण के इतिहास से पता चलता है कि संविधान निर्माण एक पेचीदा कार्य था। अंग्रेज भारतीयों को संविधान निर्माण के लिए बार बार चुनौती दे रहे थे कि तुम संविधान बनाओ, हम तुम्हें सत्ता सौंप देंगे। भारत को संविधान बनाने के लिए 3 मौके मिले थे। पहला मौका 1927 में मिला था, जब लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी और वह चुनौती स्वीकार कर ली गई। संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, संविधान बनकर सामने आया पर भारतीयों ने उसे स्वीकार ही नहीं किया। दूसरा मौका 1930 में मिला था, जब भारतीय गोलमेज सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। वहां फिर से भारतीय अपनी भूमिका में पूर्णतः असफल रहे और संविधान नहीं लिख सके। तीसरा प्रयास सप्रू कमेटी ने किया था, पर कमेटी ये कार्य नहीं कर सकी। इस कथन से एक सरल प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या संविधान निर्माण की योग्यता किसी भारतीय में नहीं थी? राजनीति की बात करें तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल केवल संविधान का कारण बताकर भारत को आजादी देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन चुनाव में चर्चिल की पराजय हुई और इंग्लैंड में मजदूर पार्टी की सरकार बनी और इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। इटली महोदय भारत के प्रति उदार थे और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत को चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और कानून मंत्री उस समय के योग्यतम विद्वान महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इसे बनाने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। भारत की आजादी के बाद देश के लीडरों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि देश को कैसे चलाया जाए, मतलब देश का संविधान कैसा हो। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें कुल 389 सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष H मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया और कुल 13 समितियां बनाई गई। संघ शक्ति समिति, संविधान समिति, राज्य समिति, राज्य और रियासत परामर्श समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, प्रांतीय
भारतीय संविधान समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित समिति, प्रारूप संविधिक समिति, संविधान समीक्षा आयोग और प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मिंसी, BL मित्र, DP खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। आजादी से पहले संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद 289 सदस्य रह गए। संविधान सभा की पहली बैठक में 200 से भी कम सदस्य शामिल हुए। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है, जबकि वह सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? जी हाँ, यह सत्य है कि वे भारतीय संविधान के निर्माता है, न कि केवल इसके प्रारूप समिति के मात्र अध्यक्ष। वह इसीलिए कि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो थी ही, पर समय के अंतराल में समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग धीरे धीरे नगण्य होता गया। BL मित्र ने समिति से इस्तीफा दे दिया और DP खेतान की मृत्यु हुई। बाद में उनकी जगह N माधवराव और TT कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया, लेकिन दोनों ने अपनी अनुपलब्धता जाहिर की। N गोपाल स्वामी अयंगर 1943 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अयंगर ही थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया था। अयंगर भारत की आजादी के बाद ज्यादातर कश्मीर से संबंधित मामलों में व्यस्त रहे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला बीमार रहे और मुंशी जी को हैदराबाद की रियासत में भारतीय दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार सारा का सारा कार्य बाबा साहब को खुद ही करना पड़ा। वे चाहते थे कि दी गई समय सीमा में इस महत्वपूर्ण काम को पूरा कर सके और इस प्रकार बाबा साहब ने भारत जैसे विशाल देश के संविधान की रचना की, वह भी इसके निर्माता के स्वरूप में। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ। संविधान निर्माण के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, जिसके बाद 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश भर में लागू हो गया। देश भर में संविधान के लागू होते ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया। इससे यह मालूम होता है कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य TT कृष्णाचार्य ने अपने भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन लोगों में से हूं जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बात को बहुत ध्यान से सुना है। मैं इस संविधान की ड्राफ्टिंग में जुटे काम और उत्साह के बारे में जानता हूं। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए चुने गए 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए रवाना हो गए, एक शाही राज्य के अपने काम में व्यस्त रहे, एक या 2 लोग स्वास्थ्य के कारण दिल्ली से दूर रहे और डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें संविधान निर्माण का संपूर्ण श्रेय जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान निर्माण में प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हुए कहा, मैंने राष्ट्रपति पद के तौर पर दैनिक गतिविधियों को नजदीक से देखा है, इसीलिए मैं दूसरों की तुलना में अधिक प्रशंसा करता हूँ, विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की।